हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन एफटीए, ट्रेड लाइकली टू डबल इन 5 years, जनरेट 1 million जॉब्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है ईसीटीए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें से 96% ऑफ द एक्सपोर्ट्स को मिलेगी ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस। और ऑस्ट्रेलिया के जो 85% एक्सपोर्ट्स इनटू इंडिया, उसको भी यहाँ पर मिलेगी ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्या एक्सपोर्ट करता है, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, एपरल एंड लेदर। ऑस्ट्रेलिया हमें क्या एक्सपोर्ट करता है, तो ऑस्ट्रेलिया हमें एक्सपोर्ट करता है कोल, शीप मीट एंड वूल, लोअर ड्यूटी एक्सेस ऑन ऑस्ट्रेलियन वाइन्स, आमंड्स, लेंटिल्स एंड सर्टेन फ्रूट्स। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है वो है $27 बिलियन का। आने वाले 4-5 साल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड हो जाएगा $45 to $50 बिलियन। इंडिया ने कुछ टाइम पहले यूएई के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और इंडिया इसके अलावा टॉक्स में है विद इजराइल, कनाडा, यूके एंड ईयू, और हमारा इनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में। तो अभी जो हमारा रिसेंटली हुआ है तो वो यूएई के साथ हुआ है, और अभी हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए साइन हुआ है। अप्रैल्स टू एवोकाडोज द ट्रेड पैक्ट। अब इस ट्रेड पैक्ट में से कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को बाहर रखा गया, वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, शुगर, चिकपीस, बीफ, एप्पल्स, टॉयज, आयरन ओर। तो इंडिया के लिए ये सेक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हमने इन प्रोडक्ट्स को बाहर रखा है। इसके अलावा जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडिया, तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को क्या एक्सपोर्ट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, जैम्स, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल्स, एपरल, फुटवेयर। ऑस्ट्रेलिया हमें क्या करता है, तो कोल, शीप मीट, वूल, एलएनजी, एल्यूमिना, मेटालिक ओट्स, एवोकाडोज, अनियंस, पिस्ताशियो। रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स, तो वाइन, आमंड, कॉटन, ऑरेंजेस। तो ये आसानी से अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसको यहाँ पर इजी मार्केट एक्सेस मिलेगा, ज़ीरो टैरिफ्स लगेंगे, तो जिसकी वजह से इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बनेंगे। आगे हम चलते हैं। अंडर द एग्रीमेंट इंडियन ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्टेम, तो जो यहाँ पर स्टेम से ग्रेजुएट हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हैं, तो उनको प्रोवाइड होगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज़। तो ये आसानी होगी वहाँ पर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। जो ट्रेड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, वो मैंने आपको बताया $45 to $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा आने वाले 4-5 सालों में। और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा होगा वो कर रहा होगा 2027 तक $20 बिलियन। हमने यहाँ पर सेंसिटिव सेक्टर्स को बाहर रखा है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, चिकपीस, बीफ, शुगर, एप्पल्स, टॉयज एंड आयरन ओर। ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू बेनिफिट फ्रॉम जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन कोल। तो कोल जो अब ऑस्ट्रेलिया का आएगा वो जीरो ड्यूटी में आएगा, तो यहाँ पर इसका जो ऑस्ट्रेलिया का कोल सेक्टर है वो यहाँ पर और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बन पाएगा। तो विच करेंटली अकाउंट्स फॉर 74% एक्सपोर्ट्स। तो ऑस्ट्रेलिया जो 74% एक्सपोर्ट करता है वो बेसिकली यहाँ पर कोल ही करता है। द एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑन कोकिंग कोल विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 73% ऑफ कोल इम्पोर्ट्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स। तो कोल हमें अगर सस्ते दामों में मिलेगा तो इसकी वजह से जो हमारा स्टील सेक्टर होगा वो और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगा। जो एल्यूमिना है वो यहाँ पर अब जीरो ड्यूटी एक्सेस से एल्यूमिना के प्राइसेस कम होंगे। तो एल्यूमिना एक रॉ मटेरियल होता है, तो बेसिकली उसके बाद इंडिया के जो सेक्टर्स एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं तो उनकी कॉम्पिटेटिवनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऑफिशियल सेट दैट प्रोकरिंग लोअर कॉस्ट रॉ मटेरियल सच एज एल्यूमिनिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज इन इंडियाज इंटरेस्ट एज इट विल बूस्ट द इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन लगाए हैं कि कहीं कोई कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ईसीटी है उसका यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश ना करे। तो द एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन टू प्रिवेंट एनी राउटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। द एग्रीमेंट विल ऑल्सो अलाउ फॉर फास्टर अप्रूवल्स ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो इंडिया का फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो जो हमारे मेडिसिन है वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया में जा सकें, ज़्यादा रेगुलेशन चेकिंग ना हो, तो ये भी इंश्योर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एड्रेस्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न ऑफ इंडियन आई टी फर्म्स ऑन डबल टैक्सेशन। तो इंडियन आई टी फर्म्स जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली उनको वहाँ भी टैक्स देना पड़ता था, यहाँ भी टैक्स देना पड़ता था। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला कि वो अपने लोकल टैक्सेशन लॉस को अमेंड करेंगे, ताकि जो ऑफशोर इनकम है इंडियन फर्म्स की वो यहाँ पर डबल टैक्स ना हो। तो बाय एग्रीइंग टू अमेंड लोकल टैक्सेशन लॉस टू स्टॉप द टैक्सेशन ऑफ ऑफशोर इनकम ऑफ इंडियन फर्म्स प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम यहाँ पर सेकंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये सच इंपॉर्टेंट नहीं, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसका इंक्लिनेशन किस तरफ हो रहा है। तो अभी तक यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो यूएस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि यूएस उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी आर्मी ने कमान संभाल ली, और आर्मी क्या कहना चाह रहा है वो भी हम देख लेते हैं कि आर्मी का यहाँ पर इंक्लिनेशन किस तरफ है। तो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाइल कॉलिंग फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज़ इंक्लूडिंग कश्मीर विद इंडिया। इनका ये कहना है कि यूएस और चाइना के साथ इनके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने ये भी बोला कि रशिया को इन्वेजन रोक देना चाहिए यूक्रेन का।
तो टू रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज इंक्लूडिंग कश्मीर विद इंडिया spoke of his country's long and excellent strategic relationship with the US and in the same breath targeted Russia over its invasion of Ukraine, saying aggression against a smaller country can't be condoned. तो बेसिकली ये सब इन्होंने बोला कि यूएस के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर रशिया को ये जो इन्वेजन है रोक देना चाहिए. लॉस्ट इन AI ट्रांसक्रिप्शन अडल्ट वर्ड्स क्रीप इनटू यूट्यूब चिल्ड्रंस वीडियो. अब इसमें हमें ये समझ आएगा कि AI की प्रॉब्लम एज सच है क्या, कि AI की हम बात करते हैं कि हमें AI पे स्विच हो जाना चाहिए, लेकिन उसके यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेंगे. गूगल स्पीच टू टेक्स्ट एंड अमेजॉन ट्रांसक्राइब बोथ पॉपुलर ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स. अब यहाँ पर जब ये सबटाइटल्स प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब वीडियोस को, तो ये जो सबटाइटल्स होते हैं ये बहुत इसमें एरर्स देखने को मिली है. फॉर एग्जांपल, हाउ डज बीच बिकम्स बेच, बस्टर टर्न्स इनटू बास्टर. तो ये सब हमें देखने को मिला. बेसिकली AI को जब यहाँ पर ट्रेन किया जाता है तो AI यहाँ पर जो अडल्ट होते हैं वो ट्रेन करते हैं. तो जो अडल्ट की लैंग्वेज होती है, जो अडल्ट की कॉन्वर्सेशन होती है, वही यहाँ पर AI सीखता है और वही यहाँ पर AI सीखेगा तो वही हमें देखने को मिलेगा. तो प्रॉब्लम ये है, जो भी ह्यूमंस में बायस हैं वो सारी बायस आपको AI में देखने को मिलेंगी. तो इट इज़ टेलिंग अस दैट द इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सोर्स बट इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ डाउनस्ट्रीम AI एप्लीकेशन. तो इसका मतलब ये है कि उस लेवल पे भी हमें ह्यूमन की ज़रूरत है, जो कि AI ने एक बार कन्वर्जन कर दिया और यहाँ पर सबटाइटल्स लगा दिए, उसके बाद भी एक बार ह्यूमन को चेक करना पड़ेगा कि ये सारे सबटाइटल्स ठीक हैं कि नहीं है, क्योंकि जो भी ह्यूमन में बाइसेस है वो सारी बाइसेस आपको AI में देखने को मिलेंगी. क्योंकि बेसिकली आप मशीन को लर्न तो करा रहे हो, मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप मशीन को लर्न करा रहे हो, तो जो आप उसे लर्न कराओगे मशीन तो वही सीखेगी और जो भी आपके बाइसेस हैं वो सारे मशीन में भी जाएंगे. सो ऑन द ब्रॉडर philosophical level, people generally have checks and balances for the source, but now we have to be more vigilant about having checks and balances if an AI application modifies the source. तो ये पैटर्न हमें ये बताते हैं डेट वेन एवर यू हैव अ मशीन लैंग्वेज मॉडल ट्राइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग, द प्रेडिक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज ट्रेन्ड ऑन. तो ये कौन से डेटा पे मशीन को ट्रेन किया गया, और डेटा वही ट्रेन किया जाता है जो कि ह्यूमंस ट्रेंड है. तो मोस्ट लाइकली इट इज पॉसिबल दैट दे डू नॉट हैव इनफ एग्जाम्पल्स ऑफ किड स्पीच और अ बेबी टॉक इन द डेटा दैट दे आर ट्रेन्ड ऑन. तो जिसकी वजह से हमें एज इनअप्रोप्रिएट ये सब देखने को मिला, सबटाइटल्स देखने को मिले. आगे चलते हैं हम. यहाँ पर नेपाल, इंडिया नेपाल के रिलेशन हम डिस्कस करेंगे. तो इंडिया अवॉइड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बॉर्डर इशू, नेपाल सीक्स बायलैटरल सिस्टम. अब 4 एरियाज़ में कॉपरेशन की बात की गई, 4 आउटकम्स हैं, तो जो आउटकम्स हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे. तो पहला आउटकम जो है, लॉन्च ऑफ 35 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक फ्रॉम जयनगर इन बिहार टू कुर्ता इन नेपाल. तो इंडिया नेपाल रिलेशंस में आपको एक पॉइंट ये मिल गया कि यहाँ पर हमने बनाया है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो कि जयनगर से कुर्ता तक है. दूसरी बात, इनॉग्रेशन ऑफ 90 किलोमीटर लॉन्ग सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200 करोड़ विद इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट. हमने रुपए कार्ड लॉन्च किया है नेपाल में. इसके अलावा हम हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्ड करेंगे नेपाल में. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 132 हेल्थ फैसिलिटीज़ इन नेपाल अंडरटेकिंग विद $50 मिलियन इन पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन ग्रांट. तो ये सब हम करने वाले हैं. बाकी जो बॉर्डर इशू है, तो बॉर्डर इशू को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि कोशिश की जाए कि बॉर्डर इशू को यहाँ पर डायलॉग डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जाए. तो वी ऑल्सो डिस्कस टुडे द इशू ऑफ ओपन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, नेपाल बीइंग मिसयूज्ड बाय अनवांटेड एलिमेंट्स. तो जैसे कि चाइना नेपाल का मिसयूज करता है, तो वी स्ट्रेस्ड ऑन मेंटेनिंग क्लोज कॉपरेशन बिटवीन अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस. तो यही इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में यहाँ पर बातचीत हुई. इसके अलावा नेपाल जो है हमें यहाँ पर हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट करता है. तो they were appreciated the fresh approvals granted to the Nepal Electricity Authority for the export of substantial amounts of power to India and invited greater participation of Indian companies in Nepal's hydropower development projects. तो नेपाल यहाँ पर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करो, नेपाल ने हमें हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट भी किया, तो इस सेक्टर में हम नेपाल को और ज़्यादा पुश दे सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं. इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. इफ़ यू हैव क्लियर्ड मेंस एंड वांट टू अपीयर फॉर मॉक इंटरव्यूज़, तो यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आए हैं, आप कॉल कर सकते हैं. ये है, इस पेज पर भी है, इस पेज पर भी है, सारे ही पेजेस पर है. बेसिकली 4-5 पेजेस हैं. अब हम आगे चलते हैं. मोदी देवबा जॉइंटली फ्लैग ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेन. तो मैंने आपको बताया बिहार जयनगर और नेपाल कुर्ता के बीच में यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी विद द हिंदू पिलग्रिमेज सिटी ऑफ जनकपुर धाम. ये जो नेपाल का कुर्ता सिटी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये मिथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सीता. तो ये आपको पता होना चाहिए. बाकी इस रेल लाइन को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा. तो नेक्स्ट स्ट्रेच ऑफ 17 किलोमीटर फ्रॉम कुर्ता टू बिजालपुरा इज ऑल्सो गेटिंग फिनिशिंग टचेस. फिर इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा बाडी बास तक. तो फॉर द रेस्ट ऑफ द पोर्शन अप टू बाडी बाजार लैंड इज बीइंग हैंडेड ओवर टू इरकॉन. द प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड. तो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. बेसिकली इससे क्या होगा, जो नेपाल और इंडिया के लोगों के बीच की टाइज है वो और ज़्यादा डीपन होगी, पीपल टू पीपल कनेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा. आगे चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हम डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है.
यहाँ पर मालधारी कम्युनिटीज़ के बारे में बताया गया है। जो मालधारी कम्युनिटीज़ होती है ये कैटल रेयरर होते हैं और ये मेनली गुजरात में है। तो मालधारी कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए। लूजर्स ऑल टाइम टू रीथिंक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हम डिस्कस करेंगे। द करंट सिस्टम इन प्लेस इज कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अभी जो यहाँ पर इलेक्शंस में सिस्टम यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है FPTP। अब FPTP का क्या मतलब है? जिस कैंडिडेट को यहाँ पर मेजॉरिटी वोट मिले वो यहाँ पर जीत जाता है। द कैंडिडेट डज नॉट नीड टू हैव अ मेजॉरिटी, दे जस्ट नीड टू हैव मोर वोट्स देन ऑल। तो बेसिकली यहाँ पर कैंडिडेट को मेजॉरिटी की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 वोट्स पड़ने हैं, तो ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को 51 लाने हैं वो तभी जीतेगा, नहीं। एज लॉन्ग एज वो सबसे ज़्यादा वोट्स ले आता है तो वो जीत गया। फॉर एग्जाम्पल सबको 25-25 मिले और उसको यहाँ पर 35 मिल गए तो वो यहाँ पर जीत गया, ठीक है। तो दे जस्ट नीड टू हैव मोर वोट्स देन ऑल द अदर कंटेस्टिंग द सेम सीट्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिनको 20 वोट्स मिले उनका तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। जिसको यहाँ पर सिर्फ 4 वोट ज़्यादा मिल गए वो यहाँ पर जीत गया। तो ये प्रॉब्लम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। तो द करंट सिस्टम इन प्लेस इज कॉल्ड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। द कैंडिडेट विद द डाइवर्सिटी ऑफ प्लुरैलिटी ऑफ वोट्स गेट इलेक्टेड। द कैंडिडेट डज नॉट नीड टू हैव अ मेजॉरिटी, तो यहाँ पर उसको 51 वोट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू हैव मोर वोट्स देन ऑल द अदर्स कंटेस्टिंग द सेम सीट। सो इफ देयर आर 4 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स विद इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग रिप्रेजेंटेशन, तो वोट्स को यहाँ पर 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। जिसको यहाँ पर एक वोट भी ज़्यादा मिल गया वो यहाँ पर जीता हुआ कैंडिडेट हो गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? द विनर कुड बी समवन विद से 26% ऑफ द वोट्स। द अदर कैंडिडेट हु स्कोर्ड मोर देन 20%, जिनको यहाँ पर 20% वोट्स मिले उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, और जिसको यहाँ पर 21% वोट्स मिल गया उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो गया और वो यहाँ पर जीत गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने 20% वो वोट दिए थे सबको 20-20%, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है पार्लियामेंट में? तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो उसका भी एक सिस्टम है। FPTP सिस्टम जो है इसमें ये कमी है। फॉर एग्जांपल बीजेपी जब 2014 में आई थी तो बीजेपी का वोट शेयर था 31%, लेकिन बीजेपी को मेजॉरिटी मिली थी। तो ऑथर का ये कहना है कि हमें प्रोपोर्शनल सिस्टम रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का वोट शेयर अगर 31% है तो उसको यहाँ पर 31% सीट्स दी जानी चाहिए। किसी का यहाँ पर 20% है तो टोटल पार्लियामेंट सीट्स का 20% उसको मिलना चाहिए। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। तो टेक फॉर एग्जांपल द बीजेपी इन 2014 द पार्टी हैड अ वोट शेयर ऑफ मेयरली 31%, द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एनी पार्टी टू विन द मेजॉरिटी सीट्स। तो ये डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? बाकी यहाँ पर 31% के बाद जो बाकी 70% है उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? बाकी 70% जिन्होंने अलग अलग पार्टीज को वोट किया उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? तो इफ से अ पार्टी इज मोर देन 15% वोट्स दैट नीड नॉट रिफ्लेक्ट इट्स सीट शेयर इन पार्लियामेंट और द असेंबली। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम होना चाहिए कि जिसका यहाँ पर 15% है उसको यहाँ पर 15% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। तो इट इज़ ओनली फेयर टू डिमांड दैट द पार्टी शुड हैव रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और असेंबली अकॉर्डिंग टू देयर वोट शेयर। तो बीजेपी को अगर यहाँ पर 31% वोट्स मिले हैं तो बीजेपी के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 31% इन द पार्लियामेंट। तो स्मॉलर पार्टीज नीड टू एग्जिस्ट एज राइटफुल पार्टनर्स इन इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर उसको 2% भी वोट्स मिले तो 2% रिप्रेजेंटेशन तो उसका होना चाहिए। तो टुडे दे आर रूलिंग, टुमारो दे माइट स्ट्रगल। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बोला कि आज वो रूल कर रहे हैं, कल वो हो सकता है स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेथड को चेंज करना चाहिए और मेथड को यहाँ पर FPTP के साथ कंबाइन कर देना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो दस अ मेथड कंबाइनिंग FPTP एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नीड्स टू बी चार्टेड आउट फॉर द हेल्थ ऑफ इंडियाज रिपब्लिकनिज्म। आगे चलते हैं हम। नीदरलैंड्स ऑफर्स टू बी इंडियाज गेटवे टू फ्यूल यूज ग्रीन शिफ्ट। अब यहाँ पर EU जो है वो अपनी एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, उसमें नीदरलैंड्स भी अपनी एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब ये है कि इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन में एक्सपोर्टर बनना चाहता है। तो इनका ये कहना है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन में एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, हम आपको ये चीज़ फैसिलिटेट करेंगे और आप अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीदरलैंड्स और यूरोपियन कंट्रीज़ को आप इंपोर्ट करना, ताकि यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके और रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो सके। तो यही बेसिकली इन्होंने कहा है। तो नीदरलैंड्स इज लुकिंग एट रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी डिपेंडेंसी विद रशिया एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसे में वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव ग्रीन हाइड्रोजन। तो एज इट हैपन्स जो इंडिया का गोल है, इंडिया यहाँ पर नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है ग्रीन हाइड्रोजन का। तो इनका ये कहना है हम नेट इंपोर्टर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी भी हम नेट इंपोर्टर, हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, कल को हम आपसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो वी कुड बिकम अ नेट इंपोर्टर बिकॉज द नेदरलैंड्स डज नॉट हैव इनफ स्पेस टू प्रोड्यूस ऑल द ग्रीन हाइड्रोजन आवरसेल्व्स। तो ये बेसिकली इनका कहना है। जो नेदरलैंड है उसके पास यहाँ पर पोर्ट भी है, पोर्ट ऑफ रॉटरडैम, तो इसको यूज़ कर सकता है इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो द नेदरलैंड्स इज वेल पोजीशन टू बी योर गेटवे टू द रेस्ट ऑफ यूरोप विद द पोर्ट ऑफ रॉटरडैम एज यूरोप्स बिगेस्ट पोर्ट। जो नेदरलैंड है वो इंडिया में 5th बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। अभी हम यहाँ पर सारे टाइप के हाइड्रोजन देख लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस होता है और इंडिया की नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या है। तो अबाउट द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, पहली बात ये, हमें हाइड्रोजन पे फोकस करना है, ग्रीन पावर रिसोर्सेज से हाइड्रोजन बनानी, क्योंकि हाइड्रोजन तो ब्लू हाइड्रोजन भी बनाई जा सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है कि हमें यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है।
द यूसेज ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स एमिशंस गोल्स। तो पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारे गोल्स हैं, इसके अलावा 2070 तक जो हमें नेट जीरो न्यूट्रलिटी लानी है, तो उसको अचीव करने के लिए भी हमें ग्रीन हाइड्रोजन हेल्प करेगी। इसके अलावा जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंसी वो भी यहाँ पर कम होगी। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, और जो उसका वेट होता है वो एयर से भी कम होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में राइज कर जाता है, और ये एटमॉस्फेयर में राइज कर जाता है जिसकी वजह से अपने प्योर फॉर्म H2 में नहीं मिल पाता है। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाइड्रोजन इज अ नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटालिक, ओडोरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एंड हाईली कंबेसिबल डायटोमिक गैस। जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो जीरो एमिशन फ्यूल होता है अगर उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए। इसको फ्यूल सेल्स में यूज़ कर सकते हो, स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन में यूज़ किया जा सकता है। 3 टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं। जो ग्रे हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर बनाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब फॉसिल फ्यूल से नेचुरल गैस से, और बाई प्रोडक्ट होता है यहाँ पर CO2। तो ग्रे हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। जो ब्लू हाइड्रोजन है वो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है, और यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होता है CO और CO2 होता है। बस ब्लू हाइड्रोजन में ये डिफरेंस होता है कि जो भी CO या CO2 निकलता है उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो बाई प्रोडक्ट्स आर कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, इसीलिए ग्रे हाइड्रोजन से बेटर होता है। तो ग्रे हाइड्रोजन में बेसिकली एयर में जाने दिया जा रहा है, लेकिन ब्लू हाइड्रोजन में यहाँ पर कैप्चर कर लिया जा रहा है। इसके अलावा जो थर्ड होता है ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर बनाया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे कि सोलर और विंड। और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर स्प्लिट कर देती है, तो H2 और O2। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली वाटर या वाटर वेपर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्लीन सोर्स है ग्रीन हाइड्रोजन, इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन को पुश देने की कोशिश की जा रही है, और हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, और नेदरलैंड्स यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए तो रेडी ही है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।